हाय गाइस, वेलकम बैक। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा टॉपिक? गवर्नर गवर्नर जनरल वाइस रॉय। ये मेरी सीरीज चल रही है घटना चक्र पे, घटना चक्र के हिस्ट्री सेक्शन विच इज़ फॉर बीपीएससी प्रिपरेशन स्पेसिफिकली, क्योंकि बीपीएससी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, राइट? सो हालांकि कोई भी anyone who is preparing for BPSC, UPPCS, state services, in fact even for UPSC, this is going to come in handy. ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर केवल सुन भी लोगे you will be able to retain and understand every single bit which I will be explaining in a very simple manner. ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। गवर्नर जनरल वाइसरॉय। अब both civilian and military reforms took place during the period of Robert Clive. ठीक है, अंडर द सिविलियन रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो बैन इम्पोज किया गया था ऑन द गिफ्ट टू ऑफिशियल्स एंड प्राइवेट ट्रेड। अंडर द मिलिट्री रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, सो रॉबर्ट क्लाइव ने एंड कर दिया था डबल अलाउंस टू द सोल्जर्स एंड from 1766 this allowance was only granted to soldiers who served outside the boundaries of Bengal and Bihar. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में एंड कर दिया था डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. He also transferred the state's treasury from Murshidabad to Calcutta. वॉरेन हेस्टिंग्स बिलीव करते थे कि जो पूरा लैंड है, द होल लैंड, इट बिलोंग्स टू द रूलर. रिफॉर्म्स की अगर बात करें इन रेवेन्यू फील्ड, ही चोज ट्रायल एंड एरर मेथड. तो ये बस एक फैक्ट याद रख लेना, कहीं भी ट्रायल एंड एरर मेथड दिखे तो समझ जाना इट्स रिलेटेड विद वॉरेन हेस्टिंग्स. वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1774 में वे बने थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल by the Regulating Act of 1773. Important है, note this down. And an executive council of 5 members, one director and other members was established. Another important fact, to look after the affairs of Bengal. The director of the executive council was called Governor General. ठीक है, several types of reforms हुए in police, judiciary, taxation, फौजदारी, related acts, etc. during the time of Lord Cornwallis. Asiatic Society of Bengal was established on 15th January 1784 in the tenure of Governor General Warren Hastings. Warren Hastings and Wellesley were related to the ring fence theory. अब ये important है, ठीक है? Ring fence theory is important. Impeachment proceedings initiate किए गए on Hastings for injustice and atrocities committed by him. But in the light of this service, proceedings which took place between the years 1788 and 1795 were stopped. अच्छा, ये ring fence theory क्या है? If anybody knows, just mention in the comment section. Okay. Following were the principles of Britishers during Indian provinces. क्या थे? कंपनी की बात करें तो स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी विद इंडियन प्रोविंसेस, पॉलिसी ऑफ रिंग एंड फेंस आया, फिर पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट आइसोलेशन आया, फिर सबॉर्डिनेट यूनियन आया, फिर इक्वल फेडरेशन आया. ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया एक न्यू सिस्टम फॉर जस्टिस डिलीवरी थ्रू हेरारिकल इंस्टीट्यूशंस कंसिस्टिंग ऑफ दीवानी एंड फौजदारी कोर्ट्स. ठीक है, अब ये जो सिस्टम था ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? बाय वॉरेन हेस्टिंग्स. बट कॉर्नवालिस ने 1793 में क्या किया? He made it more rigid. He concentrated all the powers in the hands of the collector. 1787 में district collector was made the Diwani judge of Diwani courts और उसे grant किए गए some फौजदारी powers to deliver justice in some फौजदारी cases as well. 1790s और 92 की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी कोर्ट्स विद इंडियन जजेस इन्हें अबॉलिश कर दिया गया और इनकी जगह लाया गया 4 सर्किट कोर्ट्स.
जिसमें से 3 फॉर बंगाल थे एंड 1 फॉर बिहार वर ऑल्सो अपॉइंटेड। ये जो कोर्ट्स थे दे वर हेडेड बाय यूरोपियन ऑफिशियल्स and justice was delivered with the help of Indian fazis and muftis. Cornwallis ने initiate किया ये rule of specification of law which was absent from India previously. Cornwallis Code क्या था? ये collection of judicial reforms था by Cornwallis. ये reform based था on the law of separation of powers. अब कॉर्नवालिस ने क्या किया? इसने सेपरेट किया रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो जुडिशियल एंड फौजदारी पावर था कलेक्टर का वो वापस ले लिया गया और क्या दे दिया गया? पावर्स रिलेटेड टू टैक्सेशन ओनली। एक न्यू हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स आया व्हिच वाज क्रिएटेड फॉर जॉब्स इन द डिस्ट्रिक्ट दीवानी कोर्ट्स। District judges were given works of Faujdari and police as well. Indian civil services or public services were started by Cornwallis. Very important fact है guys, इसे याद रख लो कि Indian civil services or public services were started by Cornwallis. Lord Cornwallis was the governor of Bengal from 1786 to 1793 and from 30th July 1805 to 5th October 1805. इनकी मृत्यु हुई गाजीपुर में जो कि उत्तर प्रदेश में है ऑन 5th अक्टूबर 1805। इनका ग्रेव आज भी मौजूद है इन गाजीपुर। ट्रीटी ऑफ बेसन साइन किया गया, किसके बीच में था? पेशवा बाजीराव द सेकंड एंड ब्रिटिशर्स। सब्सिडरी अलायंस लाया गया, किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली। was accepted by the पेशवा बाजीराव द सेकंड जब ये फर्स्ट मराठा चीफ बन चुके थे। अब सब्सिडरी अलायंस के अकॉर्डिंग पेशवा ने एक्सेप्ट किया द ऑफर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंग्लिश। ट्रीटी के अनुसार ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड किया गया 60,000 सोल्जर्स टू reinstate पेशवा एट पूना and the Peshwa promised lands are having revenues worth 26 lakhs annually as a payback. Lord Wellesley उन्होंने cleverly use किया subsidiary alliance क्या? As a tool to make Indian provinces as nothing but puppets in the hands of the Britishers. He did not discover this method. This method was in practice earlier also, but gradually ये evolve हुआ in the final shape which was provided by Wellesley. Dupleix जो थे, he was the first European to give his army to an Indian ruler on the promise of a fixed payment to the company. ये बहुत important fact है कि ड्यूप्ले पहले फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने अपनी फोर्स, अपनी इंग्लिश आर्मी को देने का फैसला किया, बट किस उस पे कि उन्हें प्रॉमिस किया जाए कि फिक्स पेमेंट मिलता रहेगा कंपनी को। ठीक है, ब्रिटिशर्स यूज दीज टैक्टिक्स टू। फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस साइन हुआ 1765 में विद अवध, जहां पे कंपनी ने प्रॉमिस किया कि वो प्रोटेक्ट करेगा बाउंड्रीज ऑफ अवध ऑन अ फिक्स पेमेंट टू द कंपनी। तभी तक अब ये जो इवॉल्व्ड वर्जन ऑफ द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली था, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया बाय द प्रिंसली स्टेट्स। किस सीक्वेंस में? तो पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले ऑफ बरार, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मच्चेरी, बूंदी एंड भरतपुर। लॉर्ड विलियम बेंटिक इन जुलाई 1828 इन्होंने अज्यूम किया ऑफिस एज द गवर्नर जनरल। अब इन्होंने काफी बोल्ड स्टेप्स लिए टू एलिमिनेट evil social practices such as sati, female infanticide। ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का श्रेय जाता है सती को हटाने में, फीमेल इन्फेंटिसाइड को हटाने में। अब ऑन द विल ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अडॉप्ट किए कुछ न्यूट्रल पॉलिसीज टुवर्ड्स द प्रिंसली इंडियन स्टेट्स जहां जहां पॉसिबल हुआ। Mismanagement in Jaipur one time grew so high
कि ब्रिटिश रेसिडेंट तक अटैक हो गए, बट विलियम बेंटिक ने इंटरफेयर करना जरूरी नहीं समझा. Similarly, he also did not interfere in the internal matters of Jodhpur, Bundi, Kota, Bhopal, जहां पे उनके पास काफी enough reasons थे to interfere, but he chose not to. Deviating from this policy, he merged Mysore in 1831 and provinces of Coorg and Kachar in 1834 into English Empire because of the extreme mismanagement prevailing there. अब अपने 7 साल के कार्यकाल में विलियम बेंटिक ने जो ओल्ड पॉलिसीज ऑफ वॉर एंड एनेक्सेशंस थे, इस तरीके की चीजों को अबैंडन कर दिया. विलियम बेंटिक को रिमेंबर किया जाता है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ administrative and social reforms. This is an important line. याद रखना. Okay. By the Charter Act of 1833, this is also important. एक attempt किया गया towards total central administration स्थापित करने के लिए. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब बन चुके थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थ्रू दिस एक्ट. कैप्टन स्लीमन को अपॉइंट किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा टू टैकल द थग एक्टिविटीज, चोरी चकारी वाली चीजें. ठीक है. 1500 थग्स को पकड़ा गया था, काफियों को हैंग कर दिया गया था, बाकियों को एक्साइल कर दिया गया था. 1837 तक द ऑर्गेनाइज्ड नेचर ऑफ थग सिस्टम वाज एंडेड. 1789 में एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वाज स्टॉप्ड. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है. स्लेवरी जो इस टाइम काफी प्रेवलेंट था, इस चीज को स्टॉप कर दिया गया था. कब? By the Declaration of 1789. Acts related to slaves were also formulated in 1811 and 1823. Charter Act of 1833 ने emphasize किया on formulating law by the governor to end slavery as soon as possible. Very important. Charter Act of 1833 related with the end of slavery and much more emphasis towards the end of slavery. ठीक है. By 1843, slavery was declared illegal in most parts of India. 1860 तक इंडियन पीनल कोड डिक्लेयर्ड स्लेवरी एज अ क्राइम. इमेजिन. ठीक है. अब एंग्लो नेपाल वॉर पे आ जाते हैं, जो कि प्लेस हुआ था ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि एंड हुआ विद सगोलीज ट्रीटी. जेम्स आउटरम को बनाया गया ब्रिटिश रेसिडेंट ऑफ अवध, रिप्लेसिंग स्लीमन. इन्होंने कहा दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अवध इज वेरी पोल्यूटेड and the condition of the people is miserable. So the report of Outram emerged as the base for the annexation of Awadh. मतलब इस रिपोर्ट को आधार बना के एनेक्स कर लिया गया अवध को. लॉर्ड डलहौजी ने ब्लेम किया नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह को फॉर मैल एडमिनिस्ट्रेशन और 13 फरवरी को अवध को एनेक्स कर लिया गया था कंप्लीटली बाय ब्रिटिशर्स. The states that were annexed through the policy of doctrine of lapse. अब ये doctrine of lapse is important. Please mark at your end. Doctrine of lapse के तहत में जिन states को annex किया गया था that were सतारा, जयपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर. All right. Lord Dalhousie ने पहला attempt किया था for construction of rail infrastructure in India. Very, very important fact, guys, for all your examinations. Lord Dalhousie made the first attempt for construction of rail infrastructure in India. पहला railway line was laid between Bombay to Thane in 1853. ये भी याद रखना है. ठीक है. Great Indian Peninsula Railway started the train travel in India. ये भी याद रखना. अब मेन रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज क्या था, ये समझने वाली बात है. ठीक है. मेन रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज था कि भाई एक्सपोर्ट कर सकें रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द इनर पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू डिफरेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया. ये तो था पहला ऑब्जेक्टिव. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ आर्मी हुए इन रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज टू इजीली सप्रेस एनी काइंड ऑफ रिवोल्ट टेकिंग प्लेस. Can you see?
रेलवेज लाया तो गया, पहला था एक्सपोर्ट रीजन, दूसरा था सप्रेसिंग द रिवोल्ट। कहीं कहीं जहां भी रिवोल्ट की बू भी आ जाए ब्रिटिशर्स को, वहां पे आर्मीज भेज के सप्रेस कर दिया जाए। ठीक है। Maximum expansion of railways took place during 1900 AD in the rule of Lord Curzon. During Dalhousie, एक separate public work department को establish किया गया, and a significant amount was spent on public work through this body, जिसे हम PWD कहते हैं। अब ईश्वर चंद विद्यासागर के एफर्ट से लॉर्ड कैनिंग ने पास किया विडो रीमैरिज एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज काइंडली मार्क दिस डाउन। ईश्वर चंद विद्यासागर इंपॉर्टेंट है, विडो रीमैरिज एक्ट इंपॉर्टेंट है, और किसने साइन किया था फॉर दिस एक्ट टू बी पास, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट वाज नन अदर देन लॉर्ड कैनिंग। According to section 15, widow remarriage and child born to that marriage was legalized. ढोंडो केशव कार्वे एंड विष्णु शास्त्री वर टू प्रोपगेटर्स जिन्होंने इस एक्ट को फैलाने में मदद करी। ढोंडो केशव ने 1899 में एस्टैब्लिश किया विडो आश्रम, कहाँ पे? पुणे में। Queen's Proclamation of 1858 was the most important result of the 1857 revolt. और ये प्रोक्लेमेशन को अनाउंस किया गया था ऑन 1 नवंबर 1858 बाय लॉर्ड कैनिंग एट अ कोर्ट हेल्ड इन इलाहाबाद। और यही वो एक्ट था जिसने एंड किया था कंपनी रूल and put the affairs of India under the direct control of the British Crown. Very, very important. Lord Canning को बनाया गया first Viceroy of India. Important. Queen Victoria was made the Sovereign of India in 1858 and at a Grand Delhi Darbar organized किया गया in January 1877, जहाँ पे उन्हें confer किया गया with the title Kesari-Hind. Under Governor General Auckland, First Anglo-Afghan War हुआ in 1839-1842. लॉर्ड लिटन उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे जब सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ। स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया था बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड एलन बराउ, पूरा अबॉलिश ही कर दिया। During his tenure, August में ही सिंध was fully merged into the British Empire. The policy of masterly inactivity in Anglo-Afghan relations was started during Lord Ellenborough और ये कंटिन्यू हुआ till लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक। ये इस पीरियड को कहा जाता है पीरियड ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, याद रख लेना। ठीक है। इस पॉलिसी को ऑफन रिकॉग्नाइज किया जाता है विद जॉन लॉरेंस, क्योंकि इन्हीं के टाइम he got full chance to follow this policy and evolution of this policy took place during his time only. ठीक है। मास्टरली इनएक्टिविटी वर्ड कहाँ से लिया गया? ये लिया गया फ्रॉम एन आर्टिकल पब्लिश्ड बाय J.W.S. विली। पहला सेंसस हुआ 1872 में ड्यूरिंग लॉर्ड मेयो। प्रॉपर सेंसस हुआ 1881 में ड्यूरिंग लॉर्ड रिपन। लॉर्ड मेयो को मार दिया गया था ड्यूरिंग एन एक्सर्शन इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स ग्रुप बाय अ प्रिजनर नेम शेर अली अफरीदी। मेयो जो थे वो गवर्नर थे, उन्हें मार दिया गया था while he was acting as the governor। ठीक है। अब 1876 की बात करें तो लिटन बिकेम वाइसरॉय। इन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज करी टुवर्ड्स अफगानिस्तान। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट केम और इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एक्ट केम व्हिच वाज पास्ड ड्यूरिंग लॉर्ड लिटन। अब इस एक्ट को एक साइलेंसिंग एक्ट भी कहा जाता है। ओके। आर्सिकन पेरी ने टर्म किया था इस एक्ट को एज अ डेंजरस स्टेप टुवर्ड्स इंडियाज राइट टू एक्सप्रेशन, क्योंकि इस एक्ट के कहने का मतलब था कि कुछ भी सिडिशियस आर्टिकल जो ब्रिटिशर्स की नजरों में देशद्रोह की तरह था, उनके खिलाफ था, उसको कर्व करने के लिए था ये। ठीक है, कि सच थिंग्स शुड नॉट बी पब्लिश्ड। तो एक तरीके से साइलेंसिंग एक्ट क्यों? कि लोगों की आवाज को साइलेंस करने का एक तरीका कि भाई विल नॉट लेट यू रेज योर वॉइस। एससी बैनर्जी ने टर्म किया था इस एक्ट को एज अ लाइटनिंग फ्रॉम द स्काई। ठीक है। फिर एक बिल पास हुआ, इल्बर्ट बिल,
सर पीसी बिल्ट, पीसी इल्बर्ट जो थे, ही वाज द लॉ मेंबर ऑफ द वाइसरॉय, इन्होंने एग्जीक्यूट किया था काउंसिल। This bill was aimed at equalizing both European and Indian judge so that Indian judge can hereby try a European convict in various criminal cases, changing the decade-old provision of barring Indian civil servants from doing so. तो ये एक अच्छा स्टेप था, याद रखना। इस बिल को एम किया गया था टू एंड एनी जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन कास्ट। बिल ने फेस किया था सिवियर ऑपोजिशन बाय ब्रिटिशर्स as they perceived this as an attack on their privileges. Lord Ripon believed as the most pro-Indian viceroy of British India. Very, very important line. Who was the viceroy who is termed as the pro-Indian viceroy? एक ही थे, Lord Ripon. इन्होंने some lenient laws बनाए in favor of women and children employed in factories numbering more than 100, and this was called as the First Factory Act 1881. Is Act के according, a ban was imposed on the employment of children below 7 years in factories, and working hours of children from 7 to 12 was reduced to 9 hours daily, and they got 4 leaves in a month. Second Factory Act आया फिर 1891 में, जिन्होंने week holidays possible करवाए. Lord Ripon is known as the father of the local government. Charles Metcalfe ने remove किया the restriction on the press. He is also known as the liberator of Indian press. So who is known as the liberator of Indian press? On Charles Metcalfe. In 1784, Sir William Jones founded Asiatic Society in Calcutta, and steps were taken towards archaeological survey of India. Alexander Cunningham was appointed as the first archaeological surveyor in 1861. 1871 की बात करें तो archaeological survey was made a separate body and Cunningham was made its Director General. During the tenure of Lord Curzon, Archaeological Survey of India became integrated and centralized, and John Marshall को बना दिया गया था Director General of this body. Ancient Monument Protection Act भी आया for the protection and maintenance of the historical monuments. Gopal Krishna Gokhale compared the rule of Curzon with Mughal Emperor Aurangzeb. ठीक है। अब November 1905 की बात करें तो Lord Minto replaced Curzon and John Morley was made Secretary of India. Important fact. They both proposed Morley-Minto reforms 1909, which granted separate electorate to Muslims. Very very important. कौन सा ऐसा reform है जिसने grant किया था separate electorates for Muslims? So it was Morley-Minto reforms. Okay. During the tenure of Lord Hardinge, capital of India was shifted to Delhi from Calcutta. He invited Queen Mary and George V in a grand darbar organized at Delhi, which is known as Third Delhi Darbar. In this darbar, the partition of Bengal was abolished and announcements was made for the transfer of capital from Calcutta to Delhi. तो ये हमारा important section खत्म हुआ on Governor General and Viceroy. अब फटाफट से आ जाते हैं इसके MCQs में। पहला, William Bentinck was the first Governor General of India. Correct. Second, first Governor General of India कौन थे? You know the answer. Third, अगर हम इन इवेंट्स की बात करें तो इसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो पहले हमारा हुआ बैटल ऑफ बक्सर, फिर क्लाइव वापस से आए इंडिया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आया और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम इंडियाज गवर्नर. First Governor General William Bentinck. We all know that. Which one of the following statements is not true? The Lord William Bentinck was one of the greatest British rulers. ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखना. Now, question number 6. जब एशियाटिक सोसाइटी इस्टेब्लिश हुआ इन कैलकाटा तो इसके गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स. दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है.
पहला है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, और इन्होंने मॉडेस्टली डिक्लाइन किया था द ऑफर ऑफ प्रेसिडेंटशिप ऑफ दैट लर्नड बॉडी इन फेवर ऑफ सर विलियम जोन्स। बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है। क्यों? क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स वाज हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर and an ardent Orientalist who used to encourage the study of Sanskrit, Persian, and Arabic. 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल किस चीज से रिलेटेड है? वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड है। 9th रिंग फेंस पॉलिसी किससे एसोसिएटेड है? वॉरेन हेस्टिंग से एसोसिएटेड है। Who among the following abolished dual government system? Warren Hastings. Dual, again, Warren Hastings. 12th question. Warren Hastings was that Governor General who was prosecuted for impeachment. Again, Warren Hastings. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एस्टैब्लिश किया था जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, याद रखना। इनमें से कौन से गवर्नर जनरल्स हैं जिन्होंने क्रिएट किया था द कॉवेनेंट सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, जो कि बाद में बना एज इंडियन सिविल सर्विस? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो याद रखना, कॉर्नवालिस का सी और इंडियन सिविल सर्विसेज सी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 16, enforcement of the public service was done in the tenure of Cornwallis. The tomb of Lord Cornwallis कहाँ पे situated है? गाजीपुर में। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश। Between whom was the Treaty of Bassein signed? तो English and Bajirao II. 19th question. First Maratha Sardar to accept the subsidiary alliance of Lord Wellesley was Peshwa Bajirao II. Question number 20. Which one of the following statements does not apply to the system of subsidiary alliance to secure a fixed income for the company? 21 पे आ जाते हैं। Subsidiary alliance was implemented किसके रेन में? लॉर्ड वेलेस्ली के रेन में। Who was the first Indian native ruler to accept the system of subsidiary alliance? Nizam of Hyderabad. अब इनमें से हमें बताना है, consider the following which concluded the subsidiary alliances with Lord Wellesley and find the correct chronological order. तो इसका है 1, 2, 3, 4, यानी हैदराबाद, मैसूर, अवध एंड सिंधिया। कौन से ऐसे पहले इंडियन रूलर थे जिन्होंने ज्वाइन किया था सब्सिडरी अलायंस? वो थे द नवाब ऑफ अवध। 25th पे आ जाते हैं। सब्सिडरी अलायंस वाज नॉट एक्सेप्टेड। तो अगर हम सब्सिडरी अलायंस की बात करें, so the subsidiary alliance was used by Lord Wellesley to bring the Indian states within the ambit of the British political power. The states to adopt the subsidiary alliance of Lord Wellesley were Hyderabad, Mysore, Awadh, Peshwa, Bhosle, Sindhya, Jodhpur, Jaipur, Macheri, Bundi and Bharatpur. किसने इंट्रोड्यूस किया था the subsidiary alliance system in the administration to establish British power over the Indian states? तो वो थे Lord Wellesley. The main aim of East India Company to make a subsidiary alliance in Rajput states was to establish the sovereignty of the British. इनमें से कौन थे जिन्होंने negotiate किया subordinate alliances of 1817-18 with the princely states of Rajputana? Charles Metcalfe. At the time when empires in Europe were crumbling before the night of Napoleon, इनमें से कौन से governor generals थे who kept the British flag flying high in India? Lord Wellesley, जो हमारे लिए बहुत दुख का कारण हुआ obviously. Oh my God, Wellesley rhymed with obviously. All right. The revolt of Vellore occurred during the regime of which governor? D. यानी इनमें से कोई नहीं था, तो कौन थे? During the regime of Sir George Barlow. Anglo-Nepal War की बात करें, so it took place during the reign of Lord Hastings. Treaty of Sagali took place in the year 1815 AD. Lord Cornwallis is not related with the Third Anglo-Maratha War क्योंकि ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के रेन में था and not during the reign of Lord Cornwallis.
Third Anglo-Maratha War is related with Lord Hastings. Sir Thomas Munro, जो governor थे of Madras during the years 1820 to 1827. Who among the following were associated with the introduction of Ryotwari system in India during the British rule? तो एक Alexander Reed और दूसरा Thomas Munro. On the basis of alleged maladministration, which Governor General had taken the administration of Mysore? The Lord William Bentinck. 38 पे आ जाते हैं. इनमें से कौन से गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल थे who was associated with Third Anglo-Mysore War? Lord Cornwallis. कौन suppression of thugs से related थे? So Captain Sleeman. Under whose leadership was the suppression of thugs achieved? Captain Sleeman. Repetition. उसके बाद sati system was abolished by Lord William Bentinck. In which year sati system was abolished by Lord William Bentinck? 1829 AD. Hill Assembly Plan was set up for the development of Adivasi by Cleveland. 44 पे आ जाते हैं. Export of slaves from Bengal was banned in which year? 1789. Awadh was annexed to British Empire in India by declaring the state as maladministered. अगर हम annexation of the following states की बात करें तो doctrine of lapse में तो किस order में हुआ? So it was 1, 3, 4, 2 यानी सतारा, भगत, उदयपुर और झांसी. अवध को अमेलगमेट कर दिया था into the British Dominion कौन से ईयर में? 1856. जेम्स एंड्रू रैमसे असली में किसका नाम था? तो लॉर्ड डेलहाउसी. Which of the following unwritten pairs is correctly matched? तो सी वाला है. मर्ज ऑफ अवध हुआ था 1856 AD में. यहाँ पे फिर से मैच द फॉलोइंग करना है हमें. तो संबलपुर is 1849, Satara is 1848, Awadh is 1856 and Jhansi is 1854. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे. We have the events and we have to arrange them in the chronological order. तो झांसी को अनेक्स किया गया था 1853 में, पंजाब को मर्ज कर दिया गया था 49 में with the complete annexation of Burma. Part of Sikkim including Darjeeling was annexed by British, but independent Sikkim also existed along with British Sikkim. Okay, तो ये हमें ध्यान रखना है. Who among the following formulated and implemented doctrine of lapse? तो doctrine of lapse, Dalhousie. Okay. The ruler of which one of the following states removed from power by the British on the pretext of misgovernance? Awadh. अब इसमें से हमें chronological order करना है. Consider the following of the British rule in India. 3, 2, 1. Satara, Sambalpur, and Jhansi. So Satara we know. Satara is very important, right? All right. 55. इनमें से कौन से फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजी's पॉलिसी हुए थे ऑफ द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? दैट्स सतारा. Conquest of Sindh by British was completed during the period of Lord Ellenborough. Sindh was annexed by the British in 1843. Princely state of Bhagat was annexed to the British in the year 1850. इनमें से कौन सी princely states थे which was not annexed by the British? ग्वालियर. ये तो हमने कभी पढ़ा भी नहीं है तो ये याद रहेगा, राइट? इनमें से कौन थे was the British residents in Awadh at the time of its annexation? James Outram. First railway in India was laid down during the period of Lord Dalhousie. First railway line was opened in India between Bombay to Thane. First railway line कौन से ईयर में हुआ था? 1853. कौन सी कंपनी ने स्टार्ट किया था फर्स्ट रेलवे सर्विस? So we all know that it's the Great Indian Peninsular Railway. Right? Yes. 65. The last major extension of British Indian territory took place during the time of Dufferin, Lord Dufferin. Public Works Department organized किया गया था by Lord Dalhousie.
In whose rule the Widow Remarriage Act was implemented? Lord Canning. Queen Victoria's manifesto was read out in Allahabad by Lord Canning. इनमें से कौन फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे? लॉर्ड कैनिंग. क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन वाज रेड आउट बाय इन लॉर्ड कैनिंग. कहाँ पे? अलाहाबाद. The right to adopt heir in place of own son was re-established by Queen's announcement of 1858. Queen Victoria was appointed the Empress of India in 1877. कौन से गवर्नर जनरल ने abolish किया था slavery? So we have Lord Ellen Barrow. Lord Cornwallis is related with permanent settlement. लॉर्ड डलहौजी ने मर्ज किया था सिक्किम को इन इंडिया. Permanent settlement was introduced during the tenure of Lord Cornwallis. Lord Hastings is not related with Second Anglo-Maratha War. It is related with Lord Wellesley. पेशवाशिप कब abolish हुआ? 1818 में. Local self-government is not related with Lord Lytton but Lord Ripon. Sir John Shore is not related with Anglo-Nepal War, but it was Lord Hastings. Lord Wellesley is definitely related with Fourth Anglo-Mysore War. Lord Lytton is not related with beginning of First Anglo-Afghan War. ये था between the English East India Company. फिर आ जाते हैं the viceroy who followed aggressive policy towards Afghanistan was Lord Lytton. Masterly inactivity policy किससे related है? Lord John Lawrence. First census in India during the British period was held during the tenure of Lord Mayo. कौन से वो first person थे to conduct census in India for the first time? Mayo. Which one of the following viceroy of India was murdered by a convict in Andaman and Nicobar Island? That was Lord Mayo. Again, repetition हो रहा है 89 में. 90th पे आ जाता है. The Governor General who followed a spirited forward policy towards Afghanistan was Lord Lytton. किस वाइसरॉय के पीरियड में द टाइटल ऑफ राय बहादुर एंड खान बहादुर दिया गया था? So during 1857 revolts, for suppressing the revolt, native rulers, zamindars and other loyals were conferred with this title. So there are shreds of evidence. Okay. अब आ जाते हैं 92 पे. किसका longest tenure था as the Viceroy of India? Lord Curzon. 1902, Lord Curzon appointed the University Commission, including 2 Indian members. Who were they? Thomas Relic, and included among it Sayyid Hussain Pilgrami and Justice Gurdas Banerjee. किसने establish किया था Imperial Cadet Corps? Lord Curzon. Local self-government institution in India was strengthened in 1882 by Lord Ripon. अगर हम 96 की बात करें, who was responsible for encouraging the local self-government in India? Lord Ripon. Ilbert Bill controversy was related with the removal of disqualifications imposed on the Indian magistrates about the trial of the Europeans. 98 पे आ जाते हैं. First Factory Act for restricting the working hours of women and children किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? So it was Lord Ripon. 99 the Factories Act इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. दोनों ही करेक्ट है. Factories Act 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form trade unions. N.M. Lokhande was a pioneer in organizing the labor movement in British India. और हम 100 पे आ जाते हैं. Who amongst the following is considered to be the father of local self-government in India? And that is Lord Ripon. Again, there is a match the following. So Clive is related with dual government in Bengal. Bentinck is related with English education.
Charles Metcalfe is related with removal of press restriction, and Curzon is related with partition of Bengal. Again, we have Lord Dalhousie with doctrine of lapse, Lord William Bentinck prohibition of sati, Lord Ripon local self-government, and Lord Curzon division of Bengal. All right, then we have another pair which is तो एक ही है Lord Ellenbow is related with annexation of Sindh. Which of the following pairs is not correctly matched? Lord Cornwallis, Third Anglo-Maratha War. It was between Maratha and Britishers. Okay. So Warren Hastings was the Governor General, not Lord Cornwallis. Archaeological Survey of India was established in the period of Lord Curzon. Father of Indian archaeology किसे कहते हैं? Alexander Cunningham. Archaeological Survey of India was established during the period of Lord Curzon. During the tenure of which Governor General, Ancient Monuments Preservation Act was passed? Lord Curzon. Then we have an important event of Lord Dufferin's tenure as a viceroy was establishment of Indian National Congress. Who among the following Governor Generals ridiculed Congress as representing only a microscopic minority of people? Lord Dufferin. किसको कंपेयर करते हैं? Curzon's administration in India to that of Aurangzeb. G.K. Gokhale, that is Gopal Krishna Gokhale. In my belief, Congress is too tottering to its fall, and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन ने. वही ऐसी जहरीली बात लिख सकते थे. Then match the follow. I mean, of course, we have to present the correct chronology, and that is 1, 2, 3 form. तो हमें बताना है ऑर्डर ऑफ द टेन्योर. तो ऑब्वियसली पहले लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंज, लॉर्ड केम्सफोर्ड एंड लॉर्ड इरविन. Then strategy of divide and rule was adopted by Lord Curzon as well as Lord Minto. Lord Minto पता है ना? Morley Minto reforms, separate Muslim electorate. The Muslims, if contented and satisfied, would become the greatest bulwark of British power in India. किसने लिखा था ये? W. Hunter. काश हम कुछ कर सकते हैं इससे रिलेटेड. Then we have 117. कौन से गवर्नर जनरल यूज द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज टू कॉन्कर मुस्लिम्स? लॉर्ड मिंटो. Who among the following was the only Jewish viceroy of India? Lord Reading. Which one of the following pairs is not correctly matched? Vernacular Press Act. Then which one of the following pairs is not correctly matched? Vernacular Press Act. अभी हमने पढ़ा. The transfer of the capital of British India from Calcutta to Delhi किसके period of reign में किया गया था? During the period of Lord Hardinge. Then we have to match the following. So doctrine of lapse is Dalhousie, partition of Bengal is Curzon, dual government in Bengal is Robert Clive, and social reforms is Bentinck. Then we have question 123, who was the founder of empire in India? So it is Lord Clive. All right. Then I think काफी repeat हो रहा है question. So this brings us to the end of a very long topic, and that was governor generals and viceroys. So can you imagine हमने कितनी आसानी से फटाफट से 124 MCQs कर डाले. So if you guys are very much finding this useful, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि you will keep on getting the updates of my next videos. All right. So अब हम अपने next lecture में मिलेंगे, which will be on the topic इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ये इंपॉर्टेंट है. इसमें हमें समझ में आएगा कि कैसे इंडिया की
इकोनॉमी को कमजोर किया गया, उसे तोड़ा गया बाय द ब्रिटिश रूल। तब तक मन लगा के पढ़ते रहो, डटे रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं इस टॉपिक पे।